बताया कि मुझे सब जैसा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एक सपना जो बचपन से संजोया हुआ था आईएएस बनने का, वो सिर्फ एक कद की वजह से रह गया। ऐसा है, जो मेरे साथ के जो मेरे हम उम्र के बच्चे थे वो उस टाइम 4th स्टैंडर्ड में थे और मैं नर्सरी क्लास में गई थी, तो इतना ज़्यादा गैप था कि नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं थी। मैंने जो बैठना है और चलना है काफ़ी लेट सीखा था। मुझे बैठाते थे तो मैं गिर जाती थी। एडवोकेट बनने के बारे में कब सोचा? आपकी आवाज़ लोग तभी सुनते हैं जब आपकी हाइट बड़ी हो। क्या इस तरीके की मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है? ठीक है मीनू जी, क्या आपके नाम जो है कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं? काफ़ी ऐसे हैं जो अभी शायद मुझे ध्यान भी नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी सारे हैं। ने इन्फिनिटी बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली थी, एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिल चुकी है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हो चुका है। टैलेंटेड वुमेन विद ऑथोरिटिक अचीवमेंट स्पेशल एबल से भी ये सम्मानित हो चुकी है। असाधारण दिव्यांग महिला और इंडिया स्टार पर्सनालिटी हरियाणा पुरस्कार भी ये जीत चुकी है। कहते हैं ना, हौसला अगर बुलंद हो तो किसी भी कदकाठी का मोहताज नहीं होता। एक ऐसा ही उदाहरण पेश करती मीनू रहेजा हमारे साथ है। मीनू रहेजा की अगर लंबाई की बात की जाए तो आपको बता देती हूँ कि भारत के अंदर सबसे छोटे कद की ये एडवोकेट है। इनकी लंबाई है महज 2 फीट 9 इंच। हालांकि इनकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे इन्होंने इतनी ज़्यादा बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया, ये इन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं आपको। मीनू जी, मुझे ये बताइए कि अगर एडवोकेट की बात की जाए तो शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आपका बचपन कैसे गुजरा? बचपन मेरा दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं था, जो कि अब नॉर्मल था। मैं अब नॉर्मल जो है वो पैदा हुई थी, क्योंकि दूसरे बच्चे जो हैं वो नॉर्मल मतलब की कंडीशन में पैदा होते हैं। तो मेरा जो जन्म था वो चूड़ामणि हॉस्पिटल में हुआ था और डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया था कि काफ़ी समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि जो मेरी हाइट थी बहुत छोटी थी, दूसरे बच्चों की तरह सामान्य नहीं थी। और जो मेरे हाथ पैर थे वो काफ़ी शॉर्ट थे, ऊपर लगे हुए थे। तो अब देख सकते हैं आप कि काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो डॉक्टर्स का जो कहना था कि वो काफ़ी समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, तो ये बात जो है मेरे फैमिली को काफ़ी परेशान करती थी कि भाई भगवान ने जो है संतान भी दी है वो नॉर्मल नहीं दी, अगर अब नॉर्मल भी दे दी तो ये काफ़ी समय तक जीवित नहीं रहेगी। तो वो ये चीज़ उनको काफ़ी परेशान करती थी। ठीक है, आपने अभी कहा कि आपके हाथ जो है ऊपर लगे हुए थे, किस तरीके से लगे हुए थे, कैसे लगे हुए थे? ये जो मेरे हाथ हैं, ये हथेली है, ये काफ़ी ऊपर लगे हुए थे। बिल्कुल ऊपर की तरह लगे हुए थे। अब ये तो है काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, लंबाई जो है इसकी बढ़ चुकी है। ठीक है, बात की जाए पैदा होने के बाद स्कूलिंग की, तो स्कूलिंग आपकी कब शुरू हुई? क्या डर लगता था कि बच्चे आपको छेड़ेंगे, और आपने स्कूल जाना कब शुरू किया? दूसरे बच्चों की तरह मेरी स्कूलिंग नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि मैं हैंडीकैप पर्सन थी। तो दूसरे बच्चे जो हैं वो 3 या 4 साल में जो है स्कूल की उनकी जो है शुरुआत हो जाती है। मेरी काफ़ी लेट हुई थी दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग। और स्कूल में जाकर कुछ एक बच्चे जो हैं देखकर परेशान भी करते थे, भाई ये हमारे जैसी नहीं है, ये छोटी है। तो वो चीज़ मुझे भगवान की एक कहूँगी कि एक शक्ति थी मेरे मन में, जो मेरे को काफ़ी मजबूत बना कर रखती थी, जो मुझे बुरा नहीं लगता था कभी भी। ठीक है, क्या इस टीजिंग का असर कभी आपकी पढ़ाई के ऊपर भी पड़ा? इस टीजिंग का असर पढ़ाई पर एक बार पड़ा था, क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, मैंने 12th में अपना पॉलिटिकल साइंस लिया था, जो कि मेरा सपना था आईएएस ऑफिसर बनने का। उस वक्त मुझे बताया गया था कि हाइट छोटी होने के कारण जो है आपको जो है आईएएस ऑफिसर बनने में दिक्कत आएगी, जो है आपका जो कहते हैं कि जो चयन है वो नहीं हो पाएगा। तो उस कारण मुझे वो अपना सपना जो है वो टूटता हुआ नज़र आया, और वो सपने को मैंने अपने मन में ही रखा और मैंने अपना आगे का सफ़र जो है शुरू कर लिया वकालत के रूप में। ठीक है, क्या कभी मीनू रहेजा को भगवान के ऊपर या खुदा के ऊपर गुस्सा आया कि मुझे सब जैसा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एक सपना जो बचपन से संजोया हुआ था आईएएस बनने का, वो सिर्फ एक कद की वजह से रह गया? हाँ, उसी वक्त ही मुझे जो है थोड़ा सा गुस्सा आया था भगवान पर कि आपने मुझे दूसरों की तरह नहीं बनाया। जो मेरा सपना जो मन में था, मैंने इतनी मतलब कि मुश्किलों के बावजूद अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी की है और मैं बनना चाहती हूँ दूसरों की तरह। तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ था कि मैं दूसरों से अलग हूँ। जो मेरे ये डिसेबिलिटी जो है मेरे सपने में जो है आड़े आ रही है, जो रुकावट पैदा कर रही है। तो उस वक्त थोड़ा सा मन में आया, तो उस वक्त मैंने एक ही चीज़ सोची कि ज़िंदगी जो है वो इन चीज़ों के कारण नहीं रुकती, ज़िंदगी आगे बढ़ती है और हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको मजबूती से और खुशी से आगे बढ़ाएं या फिर रोकर जो है अपना घर
पे बैठ जाएं या फिर आगे बढ़े ही नहीं। ठीक है मीनू जी, लगभग कितने साल की उम्र में आपने स्कूलिंग शुरू की थी? क्योंकि आप बता रही थी कुछ समय पहले कि स्कूलिंग जो है आपकी नॉर्मल नहीं थी बच्चों की तरह। ऐसा है, जो मेरे साथ के जो मेरे हम उम्र के बच्चे थे वो उस टाइम 4th स्टैंडर्ड में थे और मैं नर्सरी क्लास में गई थी, तो अच्छा। इतना ज़्यादा गैप था। और मैंने 4 साल में जो है 8 क्लासें अपनी की थी, 1 साल में दो जो मैंने जो क्लासेस होते हैं उनके एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किए थे। ठीक है, मुझे ये बताइए कि इतनी देरी क्यों हो गई स्कूल में बैठने में? स्कूल में बैठने में देरी इसलिए हुई थी क्योंकि नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं थी। मैंने जो बैठना है और चलना है काफ़ी लेट सीखा था। मुझे बैठाते थे तो मैं गिर जाती थी, और जब मैंने चलना सीखा, थोड़ा सा होश संभाला, तो मेरे पेरेंट्स जो कहते थे कि हम स्कूल में नहीं जाने देंगे, जो है बच्चे वगैरह देखेंगे या और लोग देखेंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो हमें बुरा लगेगा। ठीक है, फिर कैसे माने वो? मेरी ज़िद के कारण माने, क्योंकि मैं जब सुबह होती सब लोग स्कूल का बैग लेकर जो स्कूल जाते पढ़ने के लिए, तो मेरे मन में भी इच्छा होती कि मैं भी स्कूल बैग लूँ, बुक्स लूँ, मैं भी पढूं। तब मन में आता था कि मुझे भी स्कूल जाना है। ठीक है, ये बात तो हो गई है स्कूलिंग की। अब बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज के अंदर कैसे एडमिशन लिया? क्या कॉलेज के अंदर जो है आम लोगों की तरह ही आपका एडमिशन हो गया था? हाँ जी, बिल्कुल आम लोगों की तरह ही एडमिशन हो गया था मेरा, और उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था कि इसकी हाइट छोटी है। उल्टा उन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया और ये कहा कि आप आओगे कॉलेज में तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे कॉलेज में एक ऐसी लड़की है जो समाज से फाइट कर रही है। हाँ। तो उस चीज़ में वो उन लोगों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। ठीक है, कौन से स्कूल से निकल करके आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया? योग सीनियर सेकेंडरी स्कूल से निकल कर मैंने 12th करके फिर मैंने FC कॉलेज जो है वो ज्वाइन किया। मैंने म्यूज़िक सब्जेक्ट से और संस्कृत इलेक्टिव सब्जेक्ट से जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ठीक है, जब आप FC कॉलेज के अंदर जाती थी तो आप बता रही थी कि आपको जो है फ़ैन की तरह देखा, एक मतलब बहुत बड़े ऐसी चीज़ की तरह देखा जाता था जिसके फ़ैन जो है सभी लोग थे, तो वो किस लिए आपके फ़ैन थे? वो एक्चुअली मेरी सिंगिंग और डांसिंग के फ़ैन थे, जो कि काफ़ी अच्छा मेरा रहा है वहाँ पर समय जो मैंने व्यतीत किया है, क्योंकि म्यूज़िक सब्जेक्ट था मेरा और गाने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही रहा, और वो उसको मैंने अपना एम भी बनाया। तो उसको मैं अपना प्रोफेशनली नहीं लेना चाहती थी, बट एक हॉबी की तरह ही लेना चाहती थी। तो मैंने जो है काफ़ी सिंगिंग में अपने कंपटीशन जो है वो जीते थे, स्टेट लेवल हो या अदर स्टेट लेवल हो और यूथ फेस्टिवल हो, वो मैंने काफ़ी सारे जो हैं वो जीते। वाह भाई वाह, आज तो इतनी खुशी हो रही है, मुझे तो लगता है वर्ल्ड लेवल की सिंगर मुझे मिल गई है। क्या 2 लाइन आप गुनगुना करके दिखा सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर। मेरे माहे जिया कोई होर नहीं होना, ओ ता चंदू भी सोना कोई होर नहीं होना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिलदार तूं गहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। बिल्कुल बेमिसाल लाजवाब मीनू रहेजा हमारे साथ यहाँ पर हैं। गाना गाते हुए एक सेकंड के लिए भी ऐसे नहीं लगा कि कोई बेस्ट सिंगर गाना नहीं गा रही है, बल्कि एक एडवोकेट गाना गा रही है। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसी एक सिंगर गाना गा रही है जिसको सुनने के जो है सभी दीवाने हों। इनकी आंखों की बात की जाए ना, तो वो गाना ऐसा लग रहा था जैसे ये फील करके गा रही हो। मीनू रहेजा, अगर आपकी बात की जाए तो कॉलेज तक का सफ़र तो ठीक था, लेकिन एडवोकेट बनने के बारे में कब सोचा? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मेरी फैमिली जो है उन्होंने देखा जब कि मेरी एजुकेशन काफ़ी अच्छी जा रही है। हाँ। वो लेकर बहुत ज़्यादा फिर सीरियस हो गए मुझे। हाँ। क्योंकि मैंने कभी ट्यूशन जो है बाहर से नहीं ली। मेरी जो सिस्टर थी वो मुझे पढ़ाती थी। हाँ। घर पर ही, और होमवर्क करवाना सब चीज़ों में वो मेरे साथ रहे। तो वो मेरी स्टडी को लेकर काफ़ी सीरियस हो चुके थे कि जब ये इस लेवल तक आ सकती है, ग्रेजुएशन कर सकती है, तो ये आगे भी कुछ बन सकती है। तो मेरे माता पिता ने एक सपना देखा कि हम चाहते हैं कि ये लोगों को न्याय दिलाए। तो उनका ये सपना था कि मैं एडवोकेट बनूँ और जज बनूँ। तब उनका सपना जो था वो मुझे जैसे पता चला, और सपने को ही मैंने अपना सपना बना लिया। ठीक है,
जब आप एडवोकेट का कोर्स कर रही थी, क्या उस वक्त आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि अगर एडवोकेट की बात की जाए, जब जज के सामने खड़े होकर के लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक हाइट मैटर करती है। आपकी आवाज़ जो है वो बुलंद होनी चाहिए। आपकी आवाज़ लोग तभी सुनते हैं जब आपकी हाइट बड़ी हो। क्या इस तरीके की मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है? नहीं, ऐसा कभी तो नहीं आया, मेरे आगे दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जब मैं एडवोकेट बनकर आई थी तब थोड़ा सा मन में हुआ था कि भाई मेरी हाइट छोटी है, एडवोकेट कितने बड़े हैं और जज जो है काफ़ी ऊपर बैठते हैं, तो थोड़ा सा मन में आया था। लेकिन जैसे ही मैं आई और जैसे ही मैंने इंटरव्यू दिया और लीगल एड काउंसिल में मेरा जो है इंटरव्यू क्लियर हुआ, जजेस और एडवोकेट्स चाहते थे कि मैं यहाँ पर आऊँ और जो है वो समाज को दिखाऊँ कि जो हाइट है वो मैटर नहीं करती है, कि हाइट जो है कभी आड़े नहीं आती है। आपको अपनी बात रखनी है, आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, आप इंटेलिजेंट हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस चीज़ में मेरी काफ़ी सपोर्ट जो है जजेस और एडवोकेट ने की। अभी मैं जब कोर्ट में जाती हूँ तो एडवोकेट्स मुझे देखकर जो है वो पीछे हो जाते हैं और मेरे को आगे करते हैं। जो रीडर्स हैं वो सबसे पहले पूछते हैं कि मैडम आप कैसे आए हो। जजेस भी हैं वो पूरा सपोर्ट करते हैं। कई बार अगर जजेस को मेरी आवाज़ नहीं पहुँचती है तो वो जजेस जो है अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं और वो नीचे झुककर मुझसे पूछने की कोशिश करते हैं। तो इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलने के बाद मुझे नहीं लगता अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो प्रैक्टिस नहीं करता, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। यानी कि आप एक सरकारी वकील हैं? हाँ जी, बिल्कुल। लीगल एड काउंसिल, हम इसमें महिलाओं के लिए और गरीब लोगों के लिए जो है वो काम करते हैं। ठीक है मीनू जी, अगर आपकी बात की जाए तो जब आपने लॉ के लिए एडमिशन लिया तो लोगों का रिएक्शन कैसा रहता था? क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा था कि महिला गर्ल्स कॉलेज से निकल के आपने एक कोएड कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया जहां पर लड़के भी थे। क्योंकि अगर लड़कों की बात की जाए तो वो ये चीज़ें ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं छेड़ने के अंदर ज़्यादा बिलीव करते हैं, टीजिंग के अंदर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो क्या आपको भी इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा? नहीं, मन में तो हुआ था कि गर्ल्स कॉलेज से निकल कर जो है वो जा रही हूँ, बॉयज़ हैं साथ में, पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे। तो जब मैंने उनका बिहेव देखा अपने प्रति तो काफ़ी अच्छा था। वो गर्ल्स से भी ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि हमारे साथ एक ऐसी लड़की आई है जो फिजिकली हैंडीकैप है, लेकिन वो हमेशा मुझे याद दिलाते थे कि आप अपने आप को ऐसा मत समझो कि आप हैंडीकैप हो, आप हमारे जैसे हो और ऐसे ही बिहेव किया करो। तो वो चीज़ जो है मुझे काफ़ी मजबूत बनाती थी। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए, क्योंकि कहा भी जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, पैसा मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आपकी सेहत ठीक है तो ही वो आपके लिए वेल्थ है। तो क्या बचपन में जब आपको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये मीनू रहेजा, हालांकि उस समय नाम नहीं रखा था, लेकिन मीनू रहेजा इतने ज़्यादा समय तक नहीं जिएंगी, लेकिन उसके बाद भी आपने जो है इतने ज़्यादा साल निकाल दिए और मेरी आशा है, दुआ है कि आप और भी ज़्यादा साल जीती रहें। लेकिन क्या इस दौरान कहीं पर भी आपके हेल्थ इश्यूज़ आए हैं? नहीं, हेल्थ इश्यूज़ तो कोई नहीं आया। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ इस चीज़ को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल फिट हूँ, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं आया। बस जो है भगवान ने जैसी हाइट वगैरह दे दी और हेल्थ को लेकर कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्या भगवान के ऊपर कभी गुस्सा आता है कि मुझे इतना छोटा क्यों बनाया? और क्या कभी समस्याओं का सामना समाज के अंदर पर्सनली भी करना पड़ता है? भगवान के ऊपर बस एक ही बार आया था जब सपना टूटा था, उसके बाद कभी नहीं आया। तो मैं तो हमेशा ये कहूँगी दिव्यांग लोगों को भी कि भगवान के ऊपर गुस्सा निकालने की बजाय जो है आप भगवान को भी चैलेंज दो कि हम जो है ठीक है आपने बना दिया सो बना दिया, हम भी नॉर्मल लाइफ जो है वो जी सकते हैं। तो उस चीज़ का मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि मैं दूसरे लोगों से अलग हूँ। मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जो है अपने अच्छे से जी रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मीनू जी, मुझे ये बताइए कि जब आप समाज के अंदर निकलती हैं, जब आप यहाँ से गुजरती हैं, तो कितने लोग आपको देख करके चौंकते हैं और आपके मन के अंदर क्या फील आती है? देखिए, वो कुछ लोग, समाज है, हर कोई इंसान एक जैसा नहीं है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ अच्छे कमेंट्स भी देंगे और बुरे भी देंगे। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उनके अच्छे कमेंट्स को लेकर कैसे फील करते हो और बुरे कमेंट्स को लेकर कैसे फील करते हो। बस मेरा एक यही संदेश है कि बुरे कमेंट्स को लेकर आप फील मत करो, उसको अपनी कमज़ोरी मत बनाओ, उससे आप लड़ने की कोशिश करो कि आज जो इंसान आपके बारे में ऐसी प्रतिक्रिया दे रहा है कि आपको वो ऐसी नज़रों से देख रहा है, कल आप ऐसी मिसाल काम कर दो कि वो भी कहने पे मजबूर हो जाए कि आप वाकई ही ग्रेट हो। ठीक है मीनू जी, आप घर से लेकर के कोर्ट तक और कोर्ट से लेकर घर तक कैसे जाती हैं?
एक्चुअली ऐसा है, बचपन से लेकर मेरे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी सीरियस रहे हैं। और स्कूलिंग की बात करूं, एफसी कॉलेज की बात करूं, सीआर लॉ कॉलेज की बात करूं, या फिर सिरसा में मैंने जो है मास्टर डिग्री लिया जाकर उनकी बात करूं, तो मेरे पेरेंट्स और मेरे जो सिस्टर्स वगैरह हैं, मेरा ब्रदर है, वो लोग ही मुझे छोड़ने के लिए जाते हैं और लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप बाइक के ऊपर या स्कूटी के ऊपर जाती होंगी, तो आप बैठती कैसे हैं? बैठ जाते हूँ जैसे दूसरे लोग बैठते हैं, नॉर्मली बैठ जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से नॉर्मल लोग अगर बात की जाए 5 फुट या 6 फुट के लोग जो है नॉर्मली कामों को कर पाते हैं, उससे आप अपने आप को कितना असक्षम महसूस करते हैं कि अगर मेरी हाइट इतनी होती तो मैं इन कामों को ज़्यादा अच्छे से कर पाती? बचपन से ही मैंने कभी ज़्यादा घर के काम नहीं किए। मैं अपनी जो है एजुकेशन को लेकर ही काफ़ी सीरियस रही हूँ, तो पढ़ाई लिखाई में ही मैं ज़्यादा रही हूँ, तो मैंने घर के काम इतने ज़्यादा किए नहीं, और आगे भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फैमिली बड़ी है, तो मैंने कभी ज़्यादा काम किए नहीं। जो अपना मेरा पर्सनल काम है वो मैं खुद ही कर लेती हूँ, उसमें मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। ठीक है मीनू जी, क्या आपके नाम जो है कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं? हाँ जी, बहुत सारे हैं, रिकॉर्ड्स हैं मेरे नाम पर। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, अब्दुल कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड, OMG रिकॉर्ड, एक्सक्लूसिव रिकॉर्ड, और काफ़ी ऐसे हैं जो अभी शायद मुझे ध्यान भी नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी सारे हैं। ठीक है, आपको बता देती हूँ कि मीनू रहेजा सिर्फ एक छोटी कद की लड़की ही नहीं है, सिर्फ एक एडवोकेट ही नहीं है, बल्कि इनके नाम जो है मान सम्मान के अंदर बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। जून 2019 में इन्हें इन्फिनिटी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली थी। इसके बाद नवंबर 2019 में एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिल चुकी है। इसके अलावा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हो चुका है। इसके अलावा टैलेंटेड वुमेन विद अथॉरिटिक अचीवमेंट स्पेशल एबल से भी ये सम्मानित हो चुकी हैं। इसके बाद 2019 में असाधारण दिव्यांग महिला और इंडिया स्टार पर्सनालिटी हरियाणा पुरस्कार भी ये जीत चुकी हैं। इसके बाद वर्ष 2020 में इंडियन मोस्ट स्पार्कलिंग अवार्ड भी ये जीत चुकी हैं। अब मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड के अंदर नाम कब रिकॉर्ड दर्ज करवाने जा रही हैं, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शायद आपने अपना नाम भेजा हुआ है। हाँ जी, भेजा हुआ है, अभी कुछ टाइम लगेगा वो आने में। तो 85% तो चांसेस हैं कि मेरे ही नाम ये रिकॉर्ड होगा, तो अभी भी कभी भी आ सकता है। जैसे ही आएगा तो मैं सूचना ज़रूर दूंगी हिसाब। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं सबसे छोटे कद की। एक तो है एडुकेटेड और दूसरा है अनएडुकेटेड, यानी कि एक तो शिक्षित और एक अशिक्षित। अशिक्षित के अंदर पहले से ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन शिक्षित महिला का, शिक्षित सबसे छोटे कद की महिला का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हो सकता है कि मीनू रहेजा जीत जाए, क्योंकि सिर्फ इनकी हाइट महज 2 फीट 9 इंच है। खैर मीनू जी, आपको मैं बहुत ज़्यादा सलाम करना चाहूँगी, सल्यूट करना चाहूँगी कि इतनी छोटी कद की होकर भी जो एक आम इंसान इस लेवल पर पहुंचने के लिए इतना समय लगा देता है, इतनी सारी चीज़ें करता है, वो मीनू रहेजा ने सारी दुनिया के ताने सुन करके इतने कम समय के अंदर हासिल कर लिया है। मीनू जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि एक मीनू रहेजा नाम की लड़की जो एडवोकेट है, एक आम महिला के मुकाबले कैसे आपके सपने हैं? क्या कभी शादी का सपना भी आपने संजोया है? नहीं, शादी का सपना कभी नहीं संजोया, और ना ही मैं इस बारे में सोचती हूँ, क्योंकि मैं इसको इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं मानती कि एक महिला की ज़िंदगी में एक पुरुष का होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो तभी समाज में फ़ाइट कर सकती है, लड़ सकती है या फिर जी सकती है। ये कोई मैटर नहीं करता इस चीज़ का। तो मैंने कभी आज तक ऐसा सपना नहीं देखा, क्योंकि बचपन से ही मेरा सपना रहा है समाज सेवा करना, जिसके चलते मैंने एक NGO भी खोली है दिव्यांग बच्चों के लिए, जो मैं एक दिव्यांग लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, उनको उनका हक दिलाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने एक NGO भी खोली है, जिसको 2 साल हो चुके हैं। ये मेरे माता पिता का सपना था, और मेरी माता जी के गुजर जाने के बाद मैंने उनके नाम पर जो है ये NGO खोली। अच्छा, आपके माता पिता अब नहीं रहे हैं? हाँ जी, माता पिता नहीं रहे हैं मेरे। 2015 में मेरी माता जी का देहांत हो गया था, और 2020 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। ठीक है, तो आप घर के अंदर किसके साथ रहती हैं? मैं अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ रहती हूँ। कितने भाई बहन हैं आपके? हम 5 बहनें 1 भाई हैं।
ठीक है, तो भाई आपका बड़ा है या छोटा है? वो बीच में है मतलब। ठीक है। हाँ जी। छोटे छोटे हाथों से हेलो तो ज़रूर कर रही हैं, लेकिन अच्छा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। मीनू जी, एक बार आपका हाथ देखना चाहूँगी मैं। ये देखिए, अगर इनकी उंगलियों की बात की जाए तो इनकी उंगलियां जो हैं बिल्कुल उसी तरीके की हैं जैसे हमारे पैरों की उंगलियां होती हैं, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे आप लोग मेरी उंगलियां देख पा रहे हैं, ऐसी उंगलियां इनकी नहीं है। मीनू जी, एक बार अपना हाथ ऐसे करके दिखाइए। देखिए, अगर आप इनका हाथ देखेंगे तो हाथ जो है इनका नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं है। अगर हथेली की बात की जाए तो हथेली की मोटाई जो है थोड़ी सी ज़्यादा है। लकीरें जो हैं, बहुत भाग्यशाली लकीरें हैं आपकी, कि भाग्य बहुत अच्छा है इनका। हालांकि ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन बता देती हूँ इनको देख करके कि बहुत अच्छा भाग्य है इनका। और अगर पैरों की बात की जाए तो पैर आपको एक बार दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, छोटे छोटे इनके पैर हैं। हालांकि चल पाने में थोड़ी बहुत मुश्किलात होती है आपको? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होती, आराम से चलती हूँ मैं। ठीक है। हाँ जी, थोड़ा सा स्पीड कम है बस दूसरों से। ठीक है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ कि ये हमारे साथ मीनू रह जाती, जिनकी स्टोरी ने मुझे तो इंस्पायर किया ही किया है। लेकिन क्या आप लोग भी उतना ही इंस्पायर हुए हैं कि एक 2 फीट 9 इंच की लड़की ने पूरे भारत के अंदर इतिहास बदल करके रख दिया है और ये दिखा दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो तो वो किसी भी कद का मोहताज नहीं होता है। एक छोटे कद की लड़की भी सब कुछ कर सकती है, सिर्फ दिल के अंदर जज्बा होना चाहिए और जो है मन के अंदर काम करने की ललक होनी चाहिए। खैर, मुझे तो आज तक अपने जर्नलिज्म के करियर के अंदर इस तरीके की इंस्पिरेशनल स्टोरी कहीं पर भी नहीं मिली है। अगर आप लोग भी इनसे इंस्पायर हुए हैं और इनको सपोर्ट करते हो तो इनके नाम के ऊपर एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को भी पता लगे कि इतने छोटे कद की एडवोकेट आपके शहर हिसार के अंदर कोर्ट के अंदर एडवोकेट ही नहीं, सरकारी एडवोकेट के पद के ऊपर नौकरी कर रही है। खैर, ये तो यहीं तक की स्टोरी थी मीनू रहेजा की। आगे भी आपको इसी तरीके की स्टोरीज दिखाते रहेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।